नमस्कार, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में होगी और इसके जितने सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं बताऊंगा। डेफिनिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कोई भी एक टॉपिक नहीं कह सकते हो कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये क्लास शुरू होने से पहले मैं एक बार चाहूँगा कि आप जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप लोग मेरे शुभचिंतक हैं, सारे लोग अपने इस वीडियो की लिंक को अपने अपने स्टेटस पे लगा दें, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि आपके चाहने वाले भी क्या करें, आएँ और वो भी आप लोग के साथ बैठ के पढ़ें। कल की क्लास मुझे स्पेशली अच्छी लगी, पार्टिसिपेशन अच्छा था, आप लोग के कमेंट्स भी मैं देख रहा था, कमेंट्स भी अच्छे लगे। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, सिमरन जी ने कहा कि सर 1000 तो हो गया है, फिर लाइव कब लेंगे? बहुत जल्द लेने वाला हूँ लाइव क्लास। शाम को थोड़ी विजिबिलिटी कम है और थोड़ा जैसे ही अंधेरा छटेगा मैं आप लोगों की क्लास पहले से बेहतर तरीके से लूँगा और आप लोगों से क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो चलिए, अभी 2-4 दिन आप थोड़ा कष्ट झेलते रहिए और जल्दी ही मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा। जो भी आप लोग बोलेंगे मेरे को तुरंत पता चलेगा। मैं भी उस टाइम को फील करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। तो जल्दी ही वो इवेंट आने वाला है, लेकिन उसे फील करने से पहले आज की ये जो क्लास है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, वो शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इसको हम क्या बोलते होंगे? इसको हम बोलते होंगे कौन सा? तो सबसे पहले इसको हम बोलेंगे अनिश्चित। हम इसको बोलेंगे क्या? अनिश्चित। इस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है और संकेतवाचक। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अनिश्चित संकेतवाचक। और एडजेक्टिव जिसको हम सभी किसके नाम से जानेंगे? जिसको हम सभी विशेषण के नाम से जानेंगे। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ऐसा विशेषण यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसे किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हो रहा हो, इशारा करने के लिए हो रहा हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम उसको नाम से जानते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके यूजेस भी पढ़ेंगे, लेकिन यूजेस पढ़ने से भी बेहतर है कि सबसे पहले ये आप जान लें कि इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तब जाके कॉन्सेप्ट को कायदे से समझ पाने में आसानी रहेगी, नहीं तो हमेशा दिक्कत आती रहेगी। कैसे, जरा समझते हैं। कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले दोस्तों एक एक करके नाम को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा CERTAIN, सर्टेन। क्या होगा? सर्टेन। 2 नंबर पे लेके चलें तो यहाँ पे होगा ए सर्टेन। सर्टेन और सर्टेन में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क किसका है? तो ए का है। इसके पहले ए आ गया और इसके पहले ए नहीं आया, तो सर्टेन ए सर्टेन है। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आप जानोगे कि उसके बाद आपको मिलेगा ANOTHER, अनदर। क्या होगा? अनदर। आप उसके बाद एक और नाम जानोगे जिसको आप लोग किसके नाम से जानोगे? अदर के नाम से जानोगे। उसके बाद आप एक और नाम जानोगे जो क्या आएगा? जो आपको आएगा एनी अदर के नाम से। क्या आएगा दोस्तों? एनी अदर के नाम से। आपको एक और भी पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा ऑल अदर। किसको पढ़ना पड़ेगा? ऑल अदर को। अगर मैं इसी को नीचे अगर ले लूँ तो ऑल अदर के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सम अदर। क्या पढ़ोगे आप? सम अदर। अगर इसी की मैं बात करूं तो इसके आगे मैं ले लेता हूं एक मोस्ट अदर। क्या लेता हूं? मोस्ट अदर। और यहाँ पे एक और भी अगर मैं ले लूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उसको लिख सकते हो मेनी अदर। क्या आएगा? आप देख सकते हो कि सर्टेन आ गया, ए सर्टेन आ गया, अनदर आ गया, अदर आ गया, सम अदर आ गया, एनी अदर आ गया, ऑल अदर आ गया, फिर यहाँ पे मोस्ट अदर आ गया, मेनी अदर आ गया। एक एक करके ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और अगर सामने आ रही है तो इसका यूजेस भी आपको पढ़ना है।
कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल कब होगा, किसके बाद किसका इस्तेमाल होगा और किस एडजेक्टिव के बाद कैसा नाउन आएगा, कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर आएगा भी तो उसके लिए कंडीशन क्या है। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको नाम गिना रहा हूँ, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताते चलता रहा हूँ कि किसके बाद क्या आएगा। एक चीज़ और, जितने भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मैं उनसे बताऊं, अगर उनको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो पहली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें। पहली वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और कोई भी क्लास अगर आप करते हैं तो रेगुलर करिए, अपने लिए आप लोग उतना समय निकाल सकते हैं और निकालना ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप। एक एक बातों को ध्यान से सुनिए और अपने लिए तो भाई वक्त निकालना पड़ेगा, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिए। और क्लास एक दिन भी मिस मत करिए, ये तो क्लास आपके हाथ में है, कहीं जाके भी नहीं करना है आपको, तो घर बैठे कर लेना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं सारा चीज़ बताते जाऊँगा, ठीक है। उसको बस ध्यान से आपको देखते रहना है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर यहाँ पे ACERTAIN हो, अगर सर्टेन के पहले अगर ए आया हो तो आपको किस प्रकार का नाउन चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि अगर दोस्तों यहाँ पे CERTAIN हो तो इसके बाद आपको नाउन कैसा चाहिए। अगर ए सर्टेन है तो ए सर्टेन के बाद आने वाला नाउन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। यानी ए सर्टेन का प्रयोग तब होगा जब इसके बाद आने वाला नाउन कैसा हो, सिंगुलर फॉर्म में हो। ए सर्टेन का इस्तेमाल आप तब कर पाओगे जब ए सर्टेन के बाद आने वाला नाउन किस फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो। और अगर यहाँ पे सर्टेन की बात करते हैं तो सर्टेन का इस्तेमाल तब करेंगे जब यहाँ पे आने वाला नाउन कैसा हो, प्लूरल नाउन हो। जब इसके बाद आने वाला नाउन कैसा हो, प्लूरल नाउन हो। तो आप एक एक करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस अपने आँखों को और अपने कान को बस खोल के रखना है, समझ रहे हैं। सर्टेन ए सर्टेन में केवल ए का फ़र्क है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, बट एक के पहले यहाँ पे ए को लगा के रखा है मैंने। तो ए एक ऐसा आर्टिकल होता है जो किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होता है, और अगर सिंगुलर नाउन के पहले अगर यूज़ होता है इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और अगर ए नहीं है इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई हो तो मैं ज़रा आपको क्वेश्चन बताना पसंद करूँगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और ज़रा कल जैसे आप लोग क्वेश्चन बता रहे थे वैसे ही आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अगर दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आई, उसके बाद आ गया SAW सा, उसके बाद आ गया ए सर्टेन, क्या आ गया यहाँ पे, ए सर्टेन, ए ऑप्शन, और यहाँ पे दोस्तों आ गया सर्टेन, क्या आ गया, सर्टेन, बी ऑप्शन, उसके बाद आ गया BOY बॉय ऑन द रोड, बॉय ऑन द रोड। आपके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि अब आप ऐसे ही देख के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा कितने लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, आराम से बता सकते हैं कोई। अगर इन दोनों में से अगर किसी एक को भरना ही हो तो आप ये देखिए कि अगर सर्टेन है और ए सर्टेन है तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा है, तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा है दोस्तों, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किसके पहले होगा, ए वाले के पहले होगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये वाला सही है और बी वाला क्या है, गलत है। तो आने वाले नाउन को चेक करके आप बता सकते हो। अगर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ पे क्वेश्चन लें आई, उसके बाद आ गया SAW सा, यहाँ पे आ गया ए सर्टेन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया सर्टेन, उसके बाद आ गया BOYS बॉयज़, उसके बाद आ गया ऑन द रोड, ऑन द रोड। अगर यहाँ पे बॉयज़ आ गया तो बॉयज़ दोस्तों प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है,
प्लूरल नाउन है। और अगर प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किसके साथ होगा? सर्टेन के साथ होगा ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख सकते हैं कि सर्टेन और ए सर्टेन अगर फील करना है तो आपको कहाँ से भरना है। आई बात समझ में? और सर्टेन और अर्थ से ए सर्टेन बहुत सारे बच्चों के मन में, यानी आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि लिखा अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण है और पढ़ा रहे हैं सर्टेन ए सर्टेन। सर्टेन का मतलब तो निश्चित होता है, वो दूसरा है। लेकिन ए सर्टेन और सर्टेन का इस्तेमाल जब इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है तो उसका मतलब होता है अनिश्चित। यहाँ पर एक अनिश्चित व्यक्ति को और यहाँ पे अनिश्चित बच्चों को। तो सर्टेन ए सर्टेन जब डेमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो उसका जो मतलब होता है वो अलग होता है। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो ज़रा अब मैं इसको लेके आगे बढ़ूँगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, इसका अगर लिख रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, और अगर लिख चुके हैं तो मैं ज़रा इसको डस्ट करना चाहूँगा। लेकिन डस्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि 2 सेकेंड का टाइम देता हूँ, मैं हटता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? और हटने से पहले एक बार और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है? जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? जल्दी वापस आता हूँ। चलिए, हो गया? अब हो गया हो तो ज़रा सैनिटाइज़र का जलवा दिखा लिया जाए। कल बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो कोई कह रहा है कि सर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल करना पड़ता है। इंक ख़राब नहीं है अभिषेक मौर्य जी, इंक ख़राब नहीं है, ठंडे की वजह से जो इसका ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो जो है वो तगड़ा हो गया है, इसीलिए बोर्ड को छोड़ना नहीं चाहती है और हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। समस्या तो ये है, सबको आती नहीं और इसकी जाती नहीं, लेकिन किसी न किसी को तो रास्ते से हटना पड़ेगा, और हटना पड़ेगा तो बेचारी इंक ही है जिसको रास्ते से हटाया जा सकता है, और किसी को हटाना ठीक तो है नहीं। इसीलिए भाई जिसको जाना है वो उसको जाने देते हैं। चलिए अब ज़रा अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको हैंडल कैसे करेंगे। याद रखिए अभी इंट्रोडक्शन है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जिस दिन 10वां एडजेक्टिव ख़त्म हो गया, 11वां शुरू करूँगा, उसी दिन से आप लोग की जो रियलिस्टिक एडजेक्टिव है वो शुरू हो जाएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस आराम से आएंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, बस हाँ ध्यान से पढ़ते ज़रूर रहना है। अब ज़रा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका मतलब ध्यान से ज़रूर समझिएगा। अगर दोस्तों एक बार कंबाइन रूप से मैं बता रहा हूँ, एक बार कंबाइन रूप से बता रहा हूँ, उसके बाद आपको जो करना है करिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ THAN, दैन, क्या लिखता हूँ? THAN। अगर यहाँ पे दैन मैंने लिख दिया तो इस दैन के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एनी अदर। क्या लिखोगे आप? एनी अदर। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल, उसके बाद आप लिख सकते हो अदर। आप यहाँ पे लिख सकते हो SOME सम, और सम के बाद लिख सकते हो अदर। आप यहाँ पे लिख सकते हो MANY मेनी, और मेनी के बाद आप क्या लिख सकते हो? अदर। और यहाँ पे लिख सकते हो MOST मोस्ट, और उसके बाद क्या लिख सकते हो? अदर। यानी ये 5 लोग आपके सामने हैं, ये 5 लोग आप लोग के सामने हैं कि दैन के बाद मैंने इसमें से 5 वर्ड्स आप लोग के साथ लिखा है, 5 शब्दों को लिखा है मैंने ना। तो 5 शब्दों को मैं एक कंबाइन रूप से आपको बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद जब एडजेक्टिव का अगला पार्ट मैं शुरू करूँगा, एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो चैप्टर शुरू करूँगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊंगा कि किसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पर भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा। और अगर ये चीज़ आपको याद रहती है तो जब डिग्री में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि अब आप इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे है, इसकी ज़रूरत को हम ऐसे, इस रिक्वायरमेंट को ऐसे हम पूरा करेंगे। क्लियर हुआ?
अभी आपको इतना याद रखना है कि इस एनी अदर हो, सब में अदर लगा हुआ है, तो एनी हो, ऑल हो, सम हो, मेनी हो या मोस्ट हो, इनके साथ अदर का प्रयोग आप तभी कर पाओगे, इन पांचों का प्रयोग पूरे एडजेक्टिव में नहीं बल्कि पूरे इंग्लिश के ग्रामर में तभी पॉसिबल है जब इसके लेफ्ट में कौन रहा हो, देन रहा हो। अगर मैं देन को ख़त्म कर दूंगा तो ये पांचों अपने आप ख़त्म हो गए। इन पांचों का अस्तित्व, ये पांचों तभी तक रहेंगे जब तक देन रहेगा। अगर इनके पीछे देन है तो ये पांचों हैं, और अगर देन हटा लिया तो ये पांचों खत्म हो गए, ये पांचों खत्म हो गए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अब ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ब्रैकेट। देन के बाद अगर एनी अदर का कॉन्सेप्ट आता है, देन के बाद अगर एनी अदर का कॉन्सेप्ट आता है तो एनी अदर के बाद आने वाला जितना भी नाउन आएगा, जितना भी नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन ही होगा, सिंगुलर नाउन ही होगा। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन ही होगा। अगर देन है, देन के बाद अगर एनी अदर आ गया तो उस एनी अदर के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसका ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन देन के बाद अगर इन पांचों में से कोई आ गया तो इनके बाद जो भी आप नाउन रखेंगे, जो भी आप नाउन रखेंगे वो प्लूरल नाउन ही होगा। किस प्रकार का नाउन होगा? प्लूरल नाउन ही होगा। इन पांचों के बाद अगर देन के बाद ऑल अदर आएगा तो प्लूरल नाउन, अगर देन के बाद सम अदर आएगा तो भी प्लूरल नाउन, अगर देन के बाद मेनी अदर आएगा तो भी प्लूरल नाउन, और अगर देन के बाद अगर मोस्ट अदर आएगा तो भी प्लूरल ही नाउन आएगा। यानी इन चारों के बाद आने वाले नाउन किस फॉर्म में होने चाहिए? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए। और इसके बाद अगर एनी अदर आता है तो उसके बाद आने वाले नाउन किस फॉर्म में होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। एक एक करके मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग आराम से उसको देखिए, लिखिए, समझिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब ज़रा यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको, और पहला क्वेश्चन क्या है? अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया जाए सचिन। क्या लिखता हूँ? सचिन इज़, उसके बाद आ गया बेटर देन, सचिन इज़ बेटर देन। यहाँ पे आ गया एनी अदर। मैं ज़रा ऑप्शन देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। एनी अदर, यहाँ पे आ गया ऑल अदर, उसके बाद आ गया PLAYR, प्लेयर इन इंडिया, प्लेयर इन इंडिया। यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। सचिन इज़ बेटर देन एनी अदर या ऑल अदर प्लेयर इन इंडिया, ये दो ऑप्शन है आपके पास। एनी अदर, ऑल अदर का प्रयोग होगा, उसके पहले आपको किसको जानना जरूरी है? देन। आप एनी अदर का प्रयोग करोगे तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे ऑल अदर का प्रयोग करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग तभी हो सकता है जब उसके पीछे कौन रहा हो? देन रहा हो। तो आपको सचिन इज़ बेटर, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। आपको देन आ गया तो देन के बाद एनी अदर आएगा या ऑल अदर आएगा, इसकी चिंता करनी है। और इसकी चिंता करें उससे बढ़िया है कि यहाँ पे ये भी चेक कर लें कि कहाँ पे प्लूरल नाउन आना है और कहाँ पे सिंगुलर नाउन आना है। तो ये जो नाउन है वो किस प्रकार का नाउन है? तो ये सिंगुलर नाउन है। और अगर सिंगुलर नाउन है तो आप सबको पता होगा कि सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किसके बाद होता है? एनी अदर के बाद होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, और यहाँ पे एनी अदर क्या होगा? प्लेयर होगा। ये वाला क्या है? सही है। तो ऐसे करके आप एक एक क्वेश्चन को कायदे से बना सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। आ रहा है समझ में? उम्मीद है कि जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनको ये सारे चैप्टर्स में जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको देख सकता हूँ। 2-4 दिन के बाद जब मैं प्रयास में हूँ कि वाईफाई घर पे ही आ जाए, अगर वाईफाई घर पे ही आ गई तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। सही बता रहा हूँ, घर पे अगर आ गया तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में।
बलिया जाऊंगा तो भी मज़ा ही आएगा, लेकिन घर पे अगर वाईफाई लग गया ना, घर पे वाईफाई लग गया तो सच में बता रहा हूँ कि बड़ा मज़ा आएगा, बड़े मज़े लेके पढ़ाऊँगा आप सबको, ठीक है। मज़ा तो आ ही जाएगा, उसके बाद टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल वही दे देता हूँ, दूसरा बदल देता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया कालिदास, क्या लिख दिया? कालिदास। यहाँ पे इज यहाँ पे बेटर की जगह पे हमने लिख दिया वाइजर, उसके बाद आ गया THAN देन। यहाँ पे सेम वही विकल्प मैं देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, एनी अदर का मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ ऑल अदर का। सेम टू सेम, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया POETS पोएट्स, उसके बाद आ गया इन, और उसके बाद आ गया दोस्तों इंडिया। सेम वही चीज़ है, क्वेश्चन में वर्ड्स भले ही बदल गए हैं लेकिन सारा का सारा जो पैटर्न है, जो तरीका है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब ज़रा आपको ये बताना है कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एनी अदर होगा या ऑल अदर होगा, कितने लोग भर सकते हैं? कमेंट करके ज़रा फटाफट बताइए कि कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा, उसको फटाफट बताइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आंसर तो कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कहा कि देन है तो ही एनी अदर ऑल अदर है, तो यहाँ पर भी तो देन है, देन के बाद एनी अदर भी आ सकता है और देन के बाद दोस्तों ऑल अदर भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आने वाला जो नाउन है वो PN है, यानी कि प्लूरल नाउन है। और अगर प्लूरल नाउन है, इसका मतलब साफ है कि प्लूरल नाउन का जो इस्तेमाल होता है वो किसके बाद होता है? तो इन चारों के बाद होता है। एनी अदर के बाद आने वाले नाउन किस फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे एनी अदर को रखना अब यहाँ पे मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब यहाँ पे किसको रखना सही है? तो अब आपको ऑल अदर रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऑल अदर के बाद ही यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? एनी अदर हो गया। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे की। किसकी? तीसरे की। और अगर यहाँ पे मैं दूँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दूँ इंडिया, INDIA, इंडिया इज़, उसके बाद आ गया इंडिया इज़ मोर, यहाँ पे आ गया फेमस, उसके बाद आ गया देन, उसके बाद दोस्तों आ गया एनी अदर, एनी अदर ए ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे मैं देता हूँ SOMA सम, और उसके बाद आ गया दोस्तों अदर, और उसके बाद आ गया COUNTRIS कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये आपको क्वेश्चन करना है। और अगर क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया है तो इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जो मैंने लिखा है क्वेश्चन तो करेक्ट है। आपके पास दो ऑप्शन भी है, उन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। और सही तो है ये तो बताना है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि किस वजह से ये सही है, ये भी आपको बताना है। किस वजह से सही है ये भी आपको बताना है। तो आप बताने का काम करें कि कौन सा सही है। मुझे उम्मीद है आंसर आप लोग दे रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो देन आ गया। अगर देन आएगा तो ही इनमें से कोई किसी एक का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ज़रा आ गया एनी अदर, ऑल अदर, एनी अदर, सम अदर। तो एनी अदर के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे सम अदर के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा। और अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे नाउन को चेक कर ले, यहाँ पे है कंट्री नहीं बल्कि कंट्रीज़ है, इसका मतलब प्लूरल नाउन है। और अगर प्लूरल नाउन है इसका मतलब है कि देन के बाद यहाँ पे एनी अदर नहीं होगा, और यहाँ पे जो सही विकल्प है कौन सा होगा? सम अदर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है। क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है, बड़ा आसान है।
बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग ध्यान से देख भी रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना होगा, तभी मुझे समझ में आएगा, तभी मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। आनंद जी ने 3 दिनों का होमवर्क पूरा करके एक ही साथ व्हाट्सएप किया। अच्छा लगा कि कम से कम जिम्मेदारी के साथ कोई बच्चा है जो अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आनंद जी, जो आपने अपने इस काम को अभी कंटिन्यू रखा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनाए। ऐसे मैं सारे विद्यार्थियों से चाहूँगा कि आप लोग भी लिखा करें। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए कहा गया है कि लेबर नेवर गोज इन वेन। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सही में नहीं जाता है। अगर भगवान चाहेंगे तो आप लोग सब लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे जगह पे आप लोग काम करते हुए दिखाई देंगे और मैं यही चाहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ कि आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होगा और आप लोगों ने इसको समझा होगा। कल की क्लास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे आधारित होगी और उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं कल की क्लास लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट, बाय बाय।